नमस्कार। प्राइम टाइम में आज महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी अलग अलग वोट हासिल करने में जुट गए हैं। 15 अक्टूबर के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 13 तक 22 रैलियां इस राज्य में कर लेंगे। बीजेपी शिवसेना 25 साल साथ रहने के बाद गठबंधन तोड़ने का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि के तौर पर वो शिवसेना पर कोई वार नहीं करना चाहते। एक पत्रिका ने लिखा है कि इससे उन्होंने अपने लिए एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। अब बाकी मैदान में भिड़ने के लिए छूट गए। राज्य के एक और नेता नितिन गडकरी, जो एक जमाने में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बीजेपी के साथ लाना चाहते थे, ये कहते दिखे कि चुनाव बाद साथ आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। नरेंद्र मोदी ने शिवाजी के आशीर्वाद का भी जिक्र किया और एक जगह कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने रायगढ़ जाकर छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद लिया था। उनके जैसे बुद्धि और तेजी की कामना भी की थी। बहरहाल शिवसेना बिफरी हुई है। आज अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर वार कर सामना के संपादकीय में कहा गया कि बीजेपी के लोग बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते तो गठबंधन नहीं तोड़ते। जिन्होंने कभी शिवाजी महाराज की जयंती नहीं बनाई, अब वो उनके नाम पर वोट मांगकर दिखावा कर रहे हैं। जनता सब जानती है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले कौन है। सामना में लिखा है कि कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र को लूटा है, लेकिन जिस तरह से गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने उद्योगपतियों को लुभाने के मुंबई दौरा किया, वो भी महाराष्ट्र को लूटने जैसा है। इस पर बीजेपी की जो दूसरी कतार के नेताओं का जिम्मा है कि वो अब जवाब दें। देवेंद्र फडणवीस ने एनडीटीवी से कहा है कि मुंबई को कोई महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। ये बरगलाने वाली बातें हैं। बेहतर गवर्नेंस की कमी यही मुंबई की असली समस्या है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुंबई अपना पुनर्वैभव प्राप्त करेगी। अब बीजेपी शिवसेना की रस्साकशी का असर अन्य राजनीतिक दलों पर भी पड़ रहा है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकनें लगनी शुरू हो गई हैं। देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में गुजराती, मारवाड़ी समाज और मराठी मानुस का सवाल सर उठाने लगा है। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार मराठा नेता चुनौती हैं। तभी वो कह रहे हैं कि शिवाजी जैसे कोई भी गुण उनमें नहीं है। तो प्राइम टाइम में समझेंगे महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात को। और हमारे साथ बेहतर खास मेहमान आज मौजूद हैं। अनंत बगैतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं सकाल के, प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रेम शुक्ला एग्जीक्यूटिव एडिटर दोपहर का सामना के हमारे साथ हैं, और सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी। उनका हम इंतजार करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरह से प्राइम टाइम में मैं आई, मेरे सहयोगी जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एक नया लेख सामने आया, एक नया बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है। उसमें उन्होंने तीखा प्रहार किया है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी का मंडल के कई सदस्य महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। इस टीम की तुलना मुगल औरंगजेब के सूबेदार अफजल खान की फौज से की है। इस तुलना को ऐतिहासिक संदर्भ है। इतिहास में अफजल खान को छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए अपने दल के साथ वो आया था, जिसे शिवाजी ने पेट फाड़कर खत्म किया था। इस संदर्भ के साथ उद्धव ने मोदी के मंत्रिपरिषद की तुलना करते हुए अपनी चुनावी प्रचार सभा में कहा कि जैसे अफजल खान की फौज दक्खन को लूटने उतरी है, वैसे ही मोदी के मंत्री अपनी पूरी ताकत से महाराष्ट्र में आ पहुंचे हैं। उन्हें इस राज्य पर कब्जा करना है। बेहद तीखे शब्द हैं ये उद्धव ठाकरे के, जो अभी अभी हमारे सामने आए। मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा ने मुझे ये पर्चा पकड़ाया कि ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। हमारे साथ सामना की तरफ से प्रेम शुक्ला मौजूद हैं। प्रेम जी, जो ये कहा गया है, जो तुलना एक तरह से उद्धव ठाकरे ने की है, बहुत आहत लग रहे हैं उद्धव ठाकरे। नहीं, देखिए, जो राजनीतिक परिस्थिति है, जब आप जनता से जनादेश मांग रहे हो और एक ऐसी स्थिति है कि 25 वर्षों बाद आपका जो साथी है आपसे जुदा हुआ है और उस साथी की जो स्टेट लीडरशिप है वो आपको बिलो द बेल्ट आपके खिलाफ बयान देती है, और आपका जो सुप्रीम लीडर है वो एक फेक क्रिएट करता है और क्रिएट ये कि हम बाला साहब के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम कहा अटल जी और आडवाणी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको यदि बाला साहब को श्रद्धांजलि देनी, अर्पित करनी थी तो सही अर्थों में गठबंधन को जारी रख के सरकार आने देना चाहिए था, किंतु आपने लगा कि नहीं महाराष्ट्र को अभी कब्जा कर लेंगे तो विदर्भ का टुकड़ा कर देंगे और बेलगांव को कर्नाटक के मुंह में डाल देंगे, क्योंकि आपने मुकुल रोहतगी जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो इस तरह का कर्नाटक के पक्ष में दे चुके हैं एफिडेविट,
और इसके अलावा कर्नाटक में जब आपकी सरकार रही है तो आपने मराठी भाषियों पर ज्यादा अत्याचार किया है। तो संयुक्त महाराष्ट्र का जो हमारा एजेंडा है वो बात रखना तो आवश्यक है ना। तो उसमें जो है जिस तरह से अफजल खान उस जमाने में आए थे और शिव छत्रपति को छोटा समझकर आए थे, दबाकर उनको गला दबाकर मार डालने के इसमें आए थे, राजनीतिक तरह से उस तरह की हरकत हुई है, तो उसका वर्णन करना ये लोकतांत्रिक अपने प्रचार तंत्र का मुझे लगता है कि एक सामान्य ये क्या बिल्कुल उपयुक्त ठीक तरह से जिस तरह से संदर्भ में कहा गया आपको ठीक लग रहा है जो उन्होंने कहा चयन जो जिस तरह की तुलना की है ये ठीक है क्या? 25 साल तक आप लोग साथ रहे। निश्चित तौर पर देखिए जब आपके अंदर नहीं किसी नहीं जब मेरे साथ कोई रहा, लेकिन ये उसमें पार्श्विक शक्तियां जागृत हुई हैं और उन शक्तियों के चत्ते की आप 282 पा गए तो शिवसेना को पूरी तरह से खत्म कर देना ये यदि किसी ने एजेंडा बनाया है तो हमको शिवसेना किस तरह से खड़ी है ये दिखाने के लिए अस्तित्व और महाराष्ट्र किस तरह से खड़ा है। और इसके पहले जब देखिए हम सरदार पटेल के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, लेकिन मोरारजी देसाई के प्रति हम लोगों ने कभी श्रद्धा नहीं व्यक्त की कि जो अहिंसा का दावा करे 105 लोगों का संयुक्त महाराष्ट्र पर आंदोलन के खिलाफ कुचलने के लिए वो हिंसा करवाते हैं। तो हमारा बहुत स्पष्ट मत है, हम सरदार पटेल के रूप में आ पाएंगे, हम आपके साथ खड़े होकर आपके समर्थन में नारे लगाएंगे, आपको प्रधानमंत्री के पद पर पहले ये अफजल खान का रूप, पहले ये औरंगजेब का जो मुगल नहीं, पहले ये सब याद नहीं आता था। अब अचानक गठबंधन टूटने के बाद नरेंद्र मोदी को आप औरंगजेब कह दें, उनकी पूरी टीम को आप जी नहीं, प्रवृत्ति प्रकट होने पहले कैसे कह देंगे? प्रवृत्ति उनकी प्रकट नहीं हुई, हम पहले ही आरोप लगा दें, आप ऐसा उम्मीद करते हैं? ठीक है, पहले प्रवृत्ति प्रकट नहीं हुई। सुधांशु त्रिवेदी, ये अभी एक लेटेस्ट बयान, ताजा तरीन बयान आया उद्धव ठाकरे का, और आपने सुना होगा जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की पूरी टीम है, इस टीम की तुलना मुगल औरंगजेब के सूबेदार अफजल खान की फौज से की गई है। और उन्होंने यही, आप जानते होंगे पूरा संदर्भ कि किस तरह से शिवाजी ने अफजल खान के साथ किया था। बीजेपी अपने टीम पर इस तरह का वार, अपने शीर्ष पर इस तरह के वार पर क्या कहेगी? देखिए, एक बात तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी भारतीय इतिहास के महानतम पुरुषों में से एक थे और उन्हें हम किसी एक क्षेत्र, एक वर्ग की सीमा में बांधना उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। वो एक राष्ट्रीय पुरुष थे और जहां तक कहा जाए उस समय की विश्व की सबसे बड़ी ताकत से उन्होंने लड़ा था। और जहां तक इस तुलना की बात है कि अफजल खां के साथ तुलना करना, तो चाहे अफजल खां थे चाहे शाइस्ता खां थे जिन्होंने कि आकर शिवाजी के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था, वो तो एनसीपी और कांग्रेस की जोड़ी है जो सामने नजर आ रही है। संघर्ष तो उनके साथ है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो विचार है यह एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ अधिक उपयुक्त होता है, जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती को लूटा है और पूरे भारत के साथ भी लूटपाट का जो अन्याय हुआ है विगत 10 वर्षों में, इसकी तुलना यदि उनको करनी थी तो यह तुलना अधिक उपयुक्त प्रतीत होती, बजाय इसके कि जो तुलना उन्होंने किया है। वैसे जहां तक हम एक स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी, देखिए सुधांशु जी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये दिख रही है कि वो डायरेक्टली शिवसेना पर तीखे प्रहार, जो उसके लोकसभा में स्ट्रैटेजी थी कि भाई बड़ी पॉजिटिव तरीके से वो आगे बढ़ेगी। जो शिवसेना है वो बिफरी हुई है, वो ये कह रही है कि जो आपकी टीम आई है यहाँ के वोटों को हथियाने आई है, बरगला रहे हैं, लूटने आई है। लेकिन आप लोग तो सिर्फ एनसीपी कांग्रेस पर वार कर रहे हैं, आपको जो शिवसेना पूरा वार भी कर रही है आप उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं। अगर ऐतिहासिक संदर्भों की बात ही आ रही है तो पेशवाई एम्पायर में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद 1761 के बाद मैं कहूंगा कि 250 सालों के बाद एक मौका आया है जबकि महाराष्ट्र का दिल्ली की राजनीति में सीधा और प्रभावी हस्तक्षेप हो सकता है। मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक अवसर है जो 250 वर्षों के बाद आया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनी तो पहली बार एक ऐसा अवसर होगा। लेकिन सुधांशु जी, वो तो आप लोगों ने गवा दिया ना, वो तो आप लोगों ने गवा दिया, गठबंधन तो आप लोगों ने तोड़ दिया। मैं वही तो कह रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली में महाराष्ट्र का प्रभाव एक सकारात्मक राष्ट्रवादी शक्ति के साथ प्रभावी रूप में होगा, जो मेरे विचार से ऐतिहासिक अवसर 250 साल के बाद आया है। ठीक है, अनंत, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयानबाजी को और बीजेपी का रुख और शिवसेना के रुख?
नहीं, ये बीजेपी और शिवसेना में तो इसलिए लड़ाई हो रही है कि जब दो भाई इतने साल साथ में रहने के बाद जब बिछड़ जाते हैं तो वो जो झगड़े की जो तीव्रता है वो हमेशा ऐसी ही रहती है। और ये इतिहास में जाके कोई अफजल खान कहे, कोई औरंगजेब कहे या पेशवाई कहे, मुझे लगता है कि ये अगर मोदी जी अगर आगे देखने वाले एक प्रगतिशील प्रधानमंत्री या नेता है तो इतिहास में क्यों आप जा रहे हो? आप देखिए, और इन्होंने और एक सुधांशु जी ने कहा कि राष्ट्रवादी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में हमेशा प्रगतिशील, भले वो कांग्रेस की रही या किसी और की रही, वो हमेशा प्रगतिशील एक राष्ट्रवादी सरकार रही है। तो इस तरह से वो पहली सरकार क्या अराष्ट्रवादी थी या राष्ट्र विरोधी थी? जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, मैं ये आपसे इसलिए पूछना चाह रही थी शुरुआत में ही कार्यक्रम की कि बीजेपी कांग्रेस और एनसीपी पर सीधा वार करती हुई नजर आ रही है, शिवसेना सिर्फ बीजेपी पर कर रही है। नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी सीधे सीधे भले उन पर वार न करे, लेकिन शिवसेना के जो वोट बैंक है उसके ऊपर बीजेपी ऑब्वियसली उनकी नजर है। और इन दोनों में जो लड़ाई है कि पहला नंबर किसको आए, या सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी उभर के कौन आए, इसलिए शिवसेना और बीजेपी में असली लड़ाई महाराष्ट्र में जो है वो ये है, दो नंबर 1 की लड़ाई है। और ऑब्वियसली नंबर 1 की लड़ाई है तो उसमें प्रियंका, नंबर 1 की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना है। भले ही कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है लेकिन एनसीपी पर ज्यादा निशाना रहता है। कांग्रेस सत्ता में रही इतने बरस, लेकिन अब उसकी स्थिति बेहद कमजोर। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी स्थिति कमजोर है, क्योंकि सब जनरल इलेक्शंस जो होकर चुके हैं उससे कंपैरिजन कर रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस को लेकर। पर अगर हम देखेंगे, अगर हम चारों पार्टियों को, 500 पार्टियां जो अब अलग अलग लड़ रही हैं एमएनएस को इंक्लूड कर कर, तो अगर एक क्लियर नेतृत्व है, एक क्लीन पॉलिटिक्स की बात है और एक दिशा दिखाने की बात है महाराष्ट्र में, तो वो सिर्फ कांग्रेस ही बात कर रही है। ये लोग फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए, जो भी इमेजिनरी फर्स्ट सेकंड पोजीशंस के लिए झगड़ रहे हैं वो उनका झगड़ा है। पर बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्हें मौका परस्ती दिखाई और शिवसेना से अपना गठबंधन एंड किया, और शिवसेना भी एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स खेल रही है कि ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में अपना गठबंधन तोड़ रही, ना ही सेंटर में अपना गठबंधन तोड़ रही है, बस इलेक्शंस अलग अलग लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि कितना क्लियरली ये डिफरेंसेस इनके सामने की बात आप कह रहे हैं, जो क्लीन गवर्नेंस की बात कह रहे हैं, बीजेपी और शिवसेना तो सारे स्कैम्स कांग्रेस के ही गिना रहे हैं ना। तो क्लीन गवर्नेंस का तो नारा बीजेपी का है। आज भी बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं हम ही क्लीन गवर्नेंस दे सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लीन गवर्नेंस की ये बात करते हैं, 12 करप्ट मिनिस्टर्स तो अभी अपनी कैबिनेट में बनाए रखे हैं प्रधानमंत्री जी ने। दूसरी बात, बहुत कोल स्कैम की बात की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिखाए थे, पर जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की बात आई तो वही कोल ब्लॉक्स बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से उन्हें अपॉर्चुनिस्टिकली और सेल्फिशली एक राजनीति खेली, तो जब वो बताते हैं कि नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स सिर्फ वही खेल सकते हैं, वो एकदम गलत बात है। ये लोग एकदम अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी, और महाराष्ट्र में भी वो वही दिखा रही है। देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि अगर स्कैम्स, अगर कुछ ऐसे सामने आए हैं तो हमने ही सामने खड़े होकर चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करवाया है। राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य क्यों प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है या अब तक नहीं पहुंचा है महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, डैम्ड इफ वी डू, डैम्ड इफ वी डोंट। अगर एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि सब जगह उनका चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे हर राज्य में जो इलेक्शंस में जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस भी सेम पॉलिसी करेगी। हमारी लीडरशिप इफेक्टिव है, स्ट्रांग है, हमारे चीफ मिनिस्टर काफी काबिल हैं कि पूरी महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शंस को स्टीयर कर सके, और सेम विद हरियाणा।